आइए देखते हैं हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो अभी प्राचीन इतिहास कर रहे थे। प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 7 मौर्यकाल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व को आज करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 तक और साथ ही साथ आपका मध्यकालीन और आधुनिक समाप्त हो गया। जिनका क्लास छूटा है बीच में वो जा कर के सब के सब देख लिया करेंगे। प्लेलिस्ट लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का बना हुआ है। उसके साथ साथ जिनका हाल फिलहाल में बीपीएससी और ग्रुप डी है वो इस बुक को एक बार बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ा काम करेगा। तो आइए चलते हैं फिर से, अब हम लोग अपना काम पे लगते हैं। मौर्य काल का पहला प्रश्न देखेंगे किस आधार पे है और कौन सा है। आंसर करते चलेंगे सारे के सारे, कि जिनको बीच में झुक नहीं आएगा आँख में मिचाई के बुक नहीं डाल लीजिए। आइए पहला नंबर प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना हम प्रिंस के मैकियावेली के प्रिंस से करते हैं। तीसरा है कि वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। बढ़िया प्रश्न है, अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चौथा है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, सबसे ज़्यादा प्रभावित पत्नी। कारुबाकी। चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुबाकी ये सभी अशोक के पत्नी ही है, मगर कारुबाकी से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इसी का एगो शायद माँ का नाम सुभद्रांगी होगा। चलिए आगे। पांचवा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया है। भाषा का। अर्धमागधी। अशोक के जो सभी अभिलेख हैं उसमें अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला में भेजा था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदसी भी था। अशोक का नाम प्रियदसी है, देवनाम प्रियदसी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व। मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश था। कौटिल्य या चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था। ये सब आप लोग इतना बार पढ़े होंगे कि याद होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य और चाणक्य प्रधानमंत्री था, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। 10वां प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और कलिंग विजय के बाद, कलिंग विजय कब हुआ था। 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस लिए जाना जाता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची। और ये सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको बनवाया कौन था, तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसको, तो जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। पर्ण। मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा यानी कि मुद्रा जो चलता था उसे हम पर्ण के नाम से जानते थे। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है। हर्यक वंश से है। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से है। बाकी अन्य तीन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार उस मौर्य वंश से हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। विशाखदत्त। हाँ, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में किसकी वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार के सभी का। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ये जीतेगा चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिबद्ध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। अशोक का जो शासनकाल था वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। तो पाटलिपुत्रा में अशोक के कोई भी अभिलेख नहीं है, बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा में है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र का लेखक जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जो चर्चा है वो विशाखदत्त में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा? इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहेगा तो इंडिका में, जबकि अर्थशास्त्र में किसका मिलेगा? तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत भाषा में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों से संबंधित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंगा। श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी मौजूद था। अगला 34 नंबर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी का बना। हाँ, लाल कलर था। अभी जाके देख सकते हैं आपको, ये कुम्हरार पार्क ये सब जो है पटना के अंतर्गत वो इसी से संबंधित है। अगला है कि बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोसा। हाँ, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को कहेंगे अमित्रघात। चाणक्य को कहेंगे विष्णुगुप्त। एक मिनट, हाँ, चाणक्य को विष्णुगुप्त और अशोक को प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी।
हाँ, फिर से देखेंगे। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित घात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, बहुत पूछता है ये। कालसी में, उत्तरांचल में जो एक है वह है कालसी। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, जो कि मध्य प्रदेश में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 में पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 10 और 3 13 ये लिखा हुआ है। 13वां शिलालेख में है कलिंग युद्ध के विजय और क्षत्रियों का वर्णन 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ये अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद किया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख और जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल का बताया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है 51 नंबर कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास किया था, जो बताना है। तो बताइए। तो इसका हो जाएगा संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। संस्कृति, कला विभाजन, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये सभी मौर्य नरेश के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था और कारण कहता है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। 53वां है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है कौन सा? दूसरा और 13वां। अशोक के वो शिलालेख जो संगम राज्य यानी कि जो उधर विजयनगर वाला जो राज्य है उसके अंतर्गत के बारे में बताता है, तो अशोक का दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख में। आगे 54 नंबर में कथन कहता है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण क्या है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? अशोक का नाम अशोक किसमें? मास्की अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक ओरिजिनल में जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो मास्की अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? प्रस्तर स्तंभ के बारे में तो ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये बात गलत है।
जो अशोक के वक्तव्य है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत जो अवधारणा हुआ है स्थापत्य संरचना के भाग है। बाकी सही क्या है, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, अखंड है मतलब एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, और स्तंभ का सेप्ट शुंडाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने किया था। 58वां है एक दूसरे को सुमेलित करना। एक तरफ है प्रांत और दूसरे तरफ है उसकी राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, उत्तरापक्ष तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णागिरी। अवंती राष्ट्र अवंती उज्जैनी। प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र, प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। फिर से एक बार, उत्तरापथ कहेंगे तक्षशिला को, यानी कि उत्तरा पक्ष की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, प्राची जो पूर्वी प्रदेश है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर है। 59 नंबर है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। अशोक जो है राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में आकर के उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी कि शिक्षा लिया था। किसने पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी। ध्यान रखेंगे एग्रोनोमाई जो है 62 का हो जाएगा बी। एग्रोनोमाई ऐसा नहीं है कि एग्रो यानी कि एग्रो को जोड़ देना एग्री, एग्री मतलब कल्चर, एग्रीकल्चर कृषि नहीं। एग्रोनोमाई जो है सड़क निर्माण अधिकारी होता है। 63 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचर गुड़ पुरुष कहलाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्श मतलब कि अशोक के जैसा बनना चाहा? तो 30। ऑप्शन नंबर सी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिष्ट पर्वन। हाँ, परिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख परिष्ट पर्वन में मिलता है। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता था? आषाढ़। जुलाई के महीना में, यानी कि जुलाई के महीना में उसका राजकोषीय वर्ष मतलब कि जो पूरे फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता था। आगे, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला मिलेगा चोल, फिर पांड, फिर सत्यपुत्र और केरलपुत्र। नहीं, चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, चोल, पांड, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 68 नंबर आएंगे। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि। दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि अशोक के समय में हुआ था। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? तो अफगानिस्तान से मिलता। अफगानिस्तान से कौन से दो लिपि का मिलता है? खरोष्टी और आरमाइक। आगे 71 नंबर है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार से। हाँ,
अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक पत्थर, मतलब कि एक ही पत्थर से बना हुआ, जिसे पर पांडु रंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ा यानी कि एक टुकड़ा है, ये मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज का, यानी कि भारत के लोग लिखने की कला नहीं जानता था, मेगास्थनीज ने कहा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने का आग्रह किया था, जिसमें से किसको किसको दिया था? तो अंजीर और शराब दिया था, दार्शनिक को नहीं दिया था। 74 नंबर, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई गई जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। 13वां जो शिलालेख है, इस पर कलिंग के बारे में चर्चा मिलता है। 74 का ऑप्शन नंबर सी। 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। उज्जैन का ये राज्यपाल था अशोक, जिस समय उसका मृत्यु हुआ था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने सारी प्रजा मेरी संतान है का बात किया। इसका जो 13 गो अभिलेख है, वो 13 गो अभिलेख कम से कम याद रखिएगा। सब में पूछता है कि पशु बलि की निंदा किस में किया गया है, तो पहला में, फिर कलिंग युद्ध के बारे में किस में है, तो 13 में। इस तरह से प्रश्न पूछते रहता है, तो याद रख लीजिएगा। हाँ, 77 नंबर, आगे देखिए। कहता है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी में अशोक के आंतरिक दुख के बारे में चर्चा करता है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? किस में कहा गया है? छठा शिलालेख में। यानी कि अशोक ने सभी महामात्य को, महामात्य मतलब जो उसका प्रमुख हुआ करता था, पुजारी, ये सभी, उसको कहा कि अगर कोई ज़रूरी काम है, सार्वजनिक काम है, तो आप कहीं भी मिलो, मैं कहीं भी रहूं, किसी के साथ रहूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रादेशिक, राजुक और युक्तक जो है अवरोही मतलब बढ़ते से घटते क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम हैं। बिष्टी क्या है? बिष्टी बेगारी। बेगारी मतलब बिना काम के काम करना, बेगार करना, उसको कहा जाता है बिष्टी। ठीक है, बिष्टी क्या है? तो बेगारी है। मौर्य काल में सीता क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है। आगे आइए, कुछ और प्रश्न बचा है। 82, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। मौर्य कला का सबसे नमूना जो है वो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से? महास्थान और सोहगौरा से। हाँ, तो कहता है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा और जो दैवी प्रकोप यानी कि जो देवताओं के द्वारा जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो कुछ होता है, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश में है, और सोहगौरा अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों याद रखने हैं कि सोहगौरा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, महास्थान तो बांग्लादेश में। किसकी जानकारी? तो भूखा, सुखाड़, भूकंप, ये सभी का। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, जो कि इसका बेटा और बेटी हुआ करता था। अशोक के मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। हाँ, मानसेहरा पाकिस्तान में है, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है। ये दोनों शिलालेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, मानसेहरा और महास्थान दोनों अलग अलग है। महास्थान बांग्लादेश में
जबकि मानसेहरा पाकिस्तान में। 86 कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सर एकूना या कंधार अभिलेख से अशोक के जो अभिलेख है वो ग्रीक और आरामाइक से प्राप्त हुआ है। 87 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? प्रश्न पूछा हुआ है 15 अधिकरण में। हाँ, कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। उल्लिखित सप्तांग कौन सा? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। हाँ, अर्थशास्त्र में जो सप्तांग है उसके अंतर्गत कौन कौन सा? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश शामिल है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक के समकालीन एक राजा हुआ करता था तुरमय, जो कि मिस्र का हुआ करता था। मिस्र का राजा तुरमय अशोक के समकालीन था। किसके शासनकाल में डाइमेकस या डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय में, जबकि डेमेट्रियस एक नाम आएगा तो डेमेट्रियस अशोक के समय में। ठीक है, डाइमेकस बिंदुसार, कस सर डाइमेकस बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नाम उल्लेख मिलता है गुर्जरा अभिलेख में। गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किसमें? तो महावंश में। हाँ, महावंश। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का अशोक का विवरण मिलता है? तो महावंश में सम्राट अशोक का विवरण मिलता है, महावंश में। और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब कि राजा अशोक का वर्णन मिलता है? तो राजा अशोक का वर्णन कंगन हल्ली। फिर से प्रश्न समझेंगे। किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्थल रूप चित्र यानी कि पत्थर से बनी रूप चित्र के साथ रानियों अशोक का मतलब होता है अर्थ राजा अशोक का चर्चा मिलता है? तो कंगन हल्ली से मिलता है। तो ये था हमारा मौर्य काल के सभी 90 प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ प्रश्न आप पहले से जानते थे, कुछ प्रश्न नया देखने के लिए या फिर आप भुलाए हुए सा प्रतीत किए होंगे, वो आपका रिवाइज हो गया। इसी तरह से बाकी के सभी क्लास का जो वीडियो है वो सबको रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो उम्मीद करेंगे ये सारा प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको 25 जुलाई का डेट याद रखिए। 25 जुलाई से लूसेंट का जो है फास्ट रिवीजन शुरू किया जा रहा है। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है 7654957719 में। बाकी अन्य जानकारी आपको यहाँ दे दी जाएगी। तो उम्मीद करेंगे आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।